Hello, good evening everyone. This is Sonia Kaushik and we are doing our chapter Biomolecules from class 11th biology. This is lecture number 4 I think, 4 or 5 मिली. This is lecture number 4. Okay, चलिए let's start. 5, lecture number 5. चलिए आप देख लीजिएगा जो भी है. So आज हमारा टॉपिक रहेगा मेटाबॉलिज्म. Then we will talk about enzymes. हम enzymes को डिस्कस करेंगे. Then we will talk about biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स का एक टॉपिक है दैट इज कोएंजाइम, वो सब आज डिस्कस करेंगे. चलिए लेट मी ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन टुडेज क्लास. आज कंप्लीट करते हैं चैप्टर को. चलिए सो मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लाइफ, आई थिंक इससे पहला वाला टॉपिक भी रहता है. दिस इज डायनामिक स्टेट. ओके चलिए बेटा देखिए, अगर हमारी बॉडी एक ही तरह की स्टेट में रहे तो उसको तो हम कहेंगे स्टेडी स्टेट. क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट, राइट. लेकिन हमारी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइफ प्रोसेसेस चलती रहती है. रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो स्टेडी स्टेट नहीं होती. कैसी स्टेट है बच्चों? इक्विलिब्रियम तो नहीं है. कैसा स्टेट है? डायनामिक. डायनामिक का मतलब है जो चेंज होता रहे, राइट. डायनामिक स्टेट है. चलिए अगर हम बात करें बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जैसे बैक्टीरियल सेल या प्रोटोजोन, प्लांट सेल, एनिमल सेल, किसी की भी अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो भी हमने बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस किए, कार्बोहाइड्रेट्स या हमने बात की लिपिड्स की, प्रोटीन, सभी बायोमोलिक्यूल सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, राइट. और ये मॉलिक्यूल्स बेटा किस तरीके से काम करते हैं? दे वर्क इन द फॉर्म ऑफ टर्नओवर. ठीक है, टर्नओवर कि कितना, एक मान लीजिए किसी एंजाइम ने कितने समय में कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया, सो दैट इज वी कैन कॉल इन द टर्म्स ऑफ टर्नओवर, है ना, कि टर्नओवर कितना है. सो दैट मीन्स दैट दे आर जो बायोमोलिक्यूल्स है दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज. उस एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरे से तीसरा, तो दे आर continuously changing into different types of molecules, right. They are making something in our body, they are changing something in our body. So these and you know various chemical reactions are also going in our body. Living organism के अंदर कितनी सारी reactions होती हैं बच्चों. all the sum total of that chemical reaction occur in the living organism is called metabolism. और metabolic activities या metabolic reactions भी इनको हम बोल सकते हैं. अब बेटा हमने जूनियर क्लासेस में भी ये टॉपिक्स हमने डिस्कस कर रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू प्रोसेसेस, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म क्या है? कॉम्प्लेक्स चीजों से सिंपल चीजें बनना. एंड एनाबॉलिज्म क्या है? सिंपल सब्सटेंसेस विल कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स वन. लाइक कैटाबॉलिज्म इज एन एग्जांपल. डाइजेशन हम ले सकते हैं. डाइजेशन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स चीजें सिंपल चीजें में चेंज होते हैं, तो दैट इज डाइजेशन. एनाबॉलिज्म में क्या है? complex substances, simple substances changing into complex one. like photosynthesis आप ले सकते हैं. प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन की हम बात करें, फोटोसिंथेसिस की बात करें या रेस्पिरेशन की बात करें, so that are the examples of anabolism, right. and you know like other metabolic transformations like removal of carbon dioxide from amino acids. अगर amino acids से CO2 निकल जाए so it will change into amine. अगर amino group उसमें से change हो जाए न्यूक्लियोटाइड बेस से, ठीक है, और रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप, अगर अमीनो ग्रुप चेंज हो जाए तो इट विल फॉर्म नाइट्रोजनस बेस. एंड इफ वी टॉक अबाउट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की अगर हम बात करें, अगर वो हाइड्रोलिसिस हो जाए, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स अगर वहां से ब्रेक हो जाए, so it will form a glycosidic bond जो कार्बोहाइड्रेट्स में होता है. तो बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसी हैं बेटा that are going on in living organism. and some processes are linked reactions, right. अगर हम बात करें मेटाबॉलिक पाथवे की, देखिए अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होगी यानी कि रेस्पिरेशन हम लोग करेंगे, मतलब अगर रेस्पिरेशन करते हैं तभी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, राइट. अगर चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तभी तो एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज होगा बॉडी से. तो ऑल यू कैन से ऑल प्रोसेसेस समवेयर आर रिलेटेड, ठीक है. आप लीनियर या सर्कुलर किसी भी तरीके से कहें, दे आर लाइक ट्रैफिक जंक्शन जो कनेक्टेड है एक दूसरे से, राइट. तो डायनामिक स्टेट का मतलब है चेंज होती रहती है हमारी बॉडी की स्टेट. लेकिन अगर हम बात करें हमारी बॉडी की जो केमिकल रिएक्शन है बेटा, दे आर कैटालाइज्ड, मतलब उनको दे आर नॉट ऑन गोइंग विद देयर ओन, अपने आप से नहीं हो रही हैं, उनको कुछ एंजाइम्स हैं
एंजाइम बेसिकली प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीनेशियस, कुछ आरएनए से भी बने होते हैं जैसे राइबो न्यूक्लियस एंड राइबोजाइम एक्सेट्रा। तो ज्यादातर प्रोटीनेशियस होते हैं। तो बेटा ये एंजाइम्स क्या करते हैं, दे आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट इनको बोलते हैं, एंड दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इन इट, ठीक है ना, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिक पाथवे जो भी हमारी बॉडी में हो रहा है, जैसे एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, या सिंपल से कम्प्लेक्स चीजें बन रही है, या कम्प्लेक्स से सिंपल बन रही है, जैसे ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बन रहा है हमारी मसल्स में, एंड वी अंडरगो फैटिग, हम थक जाते हैं। सो या तो सिंपल चीजों से कॉम्प्लेक्स बने एनाबॉलिक पाथवे, कम्प्लेक्स से सिंपल बने दिस इज कैटाबॉलिक पाथवे। तो इस तरह की प्रोसेस हमारी बॉडी में चलती रहती है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें बेटा, व्हेनेवर वी अंडरगो वाइगरस एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वहां पे। तो बच्चों लैक्टिक एसिड से क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड से हमें थकावट महसूस होती है, राइट। तो लैक्टिक एसिड विल लीड्स टू फैटिग। लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन अगर हो जाएगा कहाँ पे, मसल्स के अंदर, तो वी विल फील फैटिग, हमें थकावट महसूस होगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज लर्न टू ट्रैप द एनर्जी इनटू, एंड आपको पता है बेटा, हम जो एनर्जी यूज करते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, राइट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ही एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट हैव 3 फॉस्फेट बॉन्ड, 3 फॉस्फेट बॉन्ड है बेटा, एंड दीज आर हाई एनर्जी बॉन्ड। जितनी एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड के ब्रेक होने से रिलीज होती है, इतनी एनर्जी बाकी मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से रिलीज नहीं होती है। एटीपी का एक फॉस्फेट बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया, सो इट विल फॉर्म एडीपी, एडीपी बन जाएगा, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे। अगेन एडीपी से एक और फॉस्फेट निकल जाए तो क्या बन जाएगा, एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ये निकल जाएगा। गॉट इट, समझ आ गया बात, इस तरीके की प्रोसेस। चलिए आगे बात करते हैं हम द लिविंग स्टेट की, ठीक है। तो अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे कि उनकी बॉडी में किस तरह की जो है मॉलिक्यूल्स है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट द टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम बात करें मेटाबोलाइट्स की या बायोमोलिक्यूल्स की, अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल द ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, हमारा ब्लड ग्लूकोज नॉर्मली कितना होता है, 4.5 to 5 मिलीमोलर, राइट। और अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें तो उनका कंसंट्रेशन और भी कम है, दे आर इन नैनोग्राम्स पर एमएल, ठीक है ना, वो और भी कम है। तो इसी तरह से बेटा कंसंट्रेशन इन बायोमोलिक्यूल्स की बहुत ही कम रहती है, एंड डिपेंड करता है। So or they spontaneously you can say changes into different forms. So they are never under equilibrium. We can say they are non-equilibrium state. Right? वो चेंज होते रहते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें भी चीजें अंदर, रिएक्शंस अंदर चल रही हैं, तो वो भी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट हम उसको कहेंगे, ठीक है। Hence the living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform work. Got it, समझ आ गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बनती रहती है। दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब देखिए बेटा, अगर रेस्पिरेशन ना हो, अगर ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन ना करे, रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस, राइट। फूड सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होना, उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगा उससे, एनर्जी रिलीज। लेकिन अगर रेस्पिरेशन ना हो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट, अगर रेस्पिरेशन ना हो तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो समवेयर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर लिंक्ड टुगेदर। अब बात करते हैं हमारे बायोकैटलिस्ट जो कि एंजाइम्स हैं। मोस्टली एंजाइम्स किससे बने होते हैं बेटा, प्रोटीन से, लेकिन कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन भी है जो न्यूक्लिक एसिड बेस्ड एंजाइम है, जैसे कि राइबोजाइम। आप याद रखेंगे राइबोजाइम, दिस इज आरएनए बेस्ड एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंजाइम के अगर हम बेटा प्रोटीन्स के एंजाइम, आपको पता है प्रोटीन का एक्टिव फॉर्म मैंने आपको कौन सा बताया था, मोस्ट एक्टिव फॉर्म, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म, दैट इज 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर कौन सा होता है बेटा, टर्शरी फॉर्म ना, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसको हम बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म बोलते हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं बेटा, वो हाईली फोल्डेड होते हैं। कैसे होते हैं, हाईली फोल्डेड, कैसे होते हैं, हाईली फोल्डेड होते हैं, और उसको क्या बोलते हैं हम, टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, an enzyme is like any protein has secondary and tertiary structure. When you look at a tertiary structure, जो आप tertiary structure देखो तो that is highly folded structure, right? तो इतने सारी तरह के आपको इसमें पॉकेट्स या सर्विसेज दिखाई देंगे।
वन से उसमें से एक पॉकेट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। जैसे आप देखते हैं कि लॉक के अंदर एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे हम की लगाते हैं, राइट? ऐसे ही बच्चों एंजाइम्स के अंदर, लाइक दिस इज एंजाइम, ये क्या है? एंजाइम। एंजाइम के अंदर एक स्पेसिफिक साइट है जहाँ पे आगे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, दिस साइट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। इस साइट को एक्टिव साइट कहा जाता है, एक्टिव साइट। ठीक है, और ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है एक्टिव, यहाँ पे क्या आके बाइंड करता है? सबस्ट्रेट। दिस इज एंजाइम ई एंड दिस इज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एस। ठीक है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी, दैट इज, या हम कहें ट्रांजिशन फेज एक होगा, ईएस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद क्या बन जाएगा? एंजाइम अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। व्हाट इट, समझ में आया? लेकिन ये काम तभी हुआ जब सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड करेगा? एक्टिव साइट। जैसे लॉक में एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे की लगती है, ठीक है ना? इसी तरीके से एंड एंजाइम बहुत अच्छा जो काम करते हैं बेटा, ऑप्टिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर हम कहेंगे जिसपे वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच। तो वी नो दैट ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो सारे एंजाइम इसी टेम्परेचर पे काम करते हैं, बट मैक्स टू मैक्स दे कैन वर्क अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, राइट? 40 डिग्री तक वो जो है हमारी बॉडी में काम कर सकते हैं। तो अगर हम एंजाइम्स की बात देखें बेटा, हाई टेम्परेचर पे दे अंडरगो, यू कैन से, डीनेचुरेशन। हाई टेम्परेचर की बात कर लें हम, हाई पीएच की बात करें, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है बेटा? डीनेचुरेशन हो जाता है। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन किसका डीनेचुरेशन हो जाता है? एंजाइम्स का। एंजाइम्स का क्या हो जाता है बेटा? डीनेचुरेशन। बट माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सम एंजाइम्स दैट आर स्टेबल इन 80 to 90 डिग्री सेल्सियस एज वेल। ऐसे एंजाइम्स किन ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं? थर्मोफिलिक। थर्मो मतलब हीट, फिलिक मतलब लविंग। जो हीट लविंग जो ऑर्गेनिज्म है, जो 80-90 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक मिल सकते हैं, लाइक एक बैक्टीरिया की बात बता रही हूँ आपको, थर्मस एक्वेटिकस, THERMUS, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस बेटा हॉट स्प्रिंग्स में मिलता है, और इसमें से एक एंजाइम हम आइसोलेट हमारे साइंटिस्ट कर चुके हैं, दैट इज टैग पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम? टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज ऐसा एंजाइम बेटा, इट इज स्टेबल अप टू 90 डिग्री सेल्सियस, स्टेबल अप टू 90 डिग्री सेल्सियस। तो इतने हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल होता है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इतने हाई टेम्परेचर पे भी जिनके एंजाइम स्टेबल रहते हैं, दैट आर कॉल्ड थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, राइट? और इस एंजाइम को कहाँ यूज करें बेटा? आप अभी क्लास 12th में जाकर एक प्रोसेस पढ़ेंगे, पीसीआर। ठीक है, कौन सी प्रोसेस? पीसीआर। तो पीसीआर में ये टैग पॉलीमरेज यूज होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ जेरोक्स कॉपी मशीन या फोटोस्टेट मशीन है, जो एक ही पेज की डिफरेंट आपके पास कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर देगी। सिमिलरली पीसीआर कैन प्रोड्यूस मल्टीपल डीएनए फ्रेगमेंट्स, राइट? अगर आपने एक डीएनए फ्रेगमेंट दिया तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बना देगी, लेकिन उसकी साइज लिमिटेड 14 to 15 केबी के डीएनए फ्रेगमेंट की ही मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल इन क्रिमिनल केसेस लाइक paternal disputes or like some other crime, so it helps to reach the criminal in that cases. तो forensic lab में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। केमिकल रिएक्शंस बेटा आपको पता है ना? कभी भी रिएक्टेंट्स होते हैं, मान लीजिए A plus B रिएक्टेंट्स हैं, ऑल दीज आर, ये क्या है? रिएक्टेंट्स। तो इससे क्या बन जाएगा बच्चों? प्रोडक्ट्स। C बन गया, A plus B C, तो ये क्या बन गया बच्चों? प्रोडक्ट्स बन गए, प्रोडक्ट बन गया, राइट? तो जैसे यहाँ पे एक इन्होंने केमिकल रिएक्शन लेकर दिखाई है, देखिए, BaOH बेरियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो इससे क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट और वाटर। अब एंजाइम ने कितना काम किया बच्चों? दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट तो देखेंगे ना, तो कितना प्रोडक्ट कितने समय में बना, हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन हाउ मच टाइम, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इफ वी गिव ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच टू एन एंजाइम, अगर हम ऑप्टिमम पीएच या टेम्परेचर दें तो एंजाइम कैन डू देयर मैक्सिमम वर्क, राइट? चलिए, अगर हम बात करें बेटा रिएक्शन रेट, थोड़ा सा हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन रेट भी बढ़ जाएगा। लाइक 10 डिग्री सेल्सियस का भी अगर चेंज कर दें, 10 डिग्री इंक्रीज कर दे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, 10 डिग्री डिक्रीज कर दे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। सो एवरी 10 degree change in temperature can reverse the reaction in either of
राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन, राइट। मोस्ट एफिशिएंट एंजाइम की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दिस इज कॉल्ड मोस्ट एफिशिएंट एंजाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। मोस्ट एफिशिएंट एंजाइम इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों? मोस्ट एफिशिएंट एंजाइम इसको क्यों कहा जाता है? रीजन इज इट कैन कन्वर्ट 6 lakh कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इनटू कार्बोनिक एसिड। 6 लाख कार्बन डाइऑक्साइड को ये कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एसिड फॉर्म पर सेकेंड, एंड दैट इज द मेन मोड ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है कार्बोनिक एसिड फॉर्म में होता है। CO2 ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा साधन है, एंड दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट एंजाइम, राइट। इन द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम द रिएक्शन इज वेरी स्लो। तो अराउंड अगर हम बात करें 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बाइकार्बोनेट फॉर्म पर आर, ठीक है। लेकिन ये एंजाइम जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है बेटा, इट इट्स स्पीड इज ड्रामेटिकली डिफरेंट। 6 लाख मॉलिक्यूल्स को पर सेकेंड ये चेंज करता है। So this is about the reaction rate is 10 million times, and this power of enzyme is incredible indeed, है ना। कोई इसका मतलब कोई हम बता ही नहीं सकते कि कितना एफिशिएंट ये एंजाइम है, ठीक है। वेरी। चलिए उसके बाद हम बात करें। आपको पता है कि वेन एवर वी हैव ग्लूकोज इज द मोस्ट यू कैन से मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सबसे ज्यादा कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारी बॉडी का है ग्लूकोज, इसी से एनर्जी मिलती है। तो आपको पता है बेटा ग्लूकोज की जब ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होती है? अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होती है बच्चों। तो ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाती है? 10 स्टेप प्रोसेस के बाद। ग्लाइकोलिसिस इज अ 10 स्टेप प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस इज अ 10 स्टेप प्रोसेस। और ये ग्लूकोज किस में चेंज होगी बेटा? पायरुविक एसिड। इसमें चेंज होगी पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन फॉर्म। कितने कार्बन है? 3। तो 6 कार्बन ग्लूकोज 3 कार्बन फॉर्म पायरुविक एसिड में कितने स्टेप्स के बाद आता है? 10 स्टेप्स के बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एंजाइम कैटालाइजेशन। स्टेप्स भी अपने आप नहीं हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम लगता है। ये एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज अ कॉमन स्टेप यू कैन से। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों कंडीशंस के अंदर दिस स्टेप इज कॉमन है ये दोनों में, ठीक है। एनारोबिक में प्रोडक्ट बनेंगे इथेनॉल या अल्कोहल, और एरोबिक के अंदर मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी हमने बात की एंजाइम किस क्या करता है बेटा? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है, थोड़ा जल्दी कर देता है, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है। और कब करता है सबस्ट्रेट में चेंज? जब एक्टिव साइट पे वो बाइंड करता है। enzyme plus substrate, and substrate will have to bind at the active site of the enzyme. It will form enzyme substrate complex and ultimately it will form product. Got it? अब देखिए, मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक रिएक्शन हो रही है, देखिए आप यहाँ ध्यान से समझेंगे। A प्लस बी, दीज आर रिएक्टेंट्स, और ये है हमारा प्रोडक्ट। गॉट इट? ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। नो एंजाइम, नो एंजाइम, यहाँ पे कोई एंजाइम यूज नहीं हो रहा है। एंड सेकंड प्रोसेस में A प्लस बी इट इज फॉर्मिंग C, और यहाँ पे एंजाइम यूज हो रहा है। कौन सी फास्ट होगी बच्चों? एंजाइम यूज हो रहा है ना यहाँ पे एंजाइम, तो ये रिएक्शन कैसी होगी? फास्ट। ये कैसी होगी? वेरी स्लो, बहुत ही स्लो होगी। एनर्जी इसमें कितनी लगेगी? हाई एनर्जी, बहुत एनर्जी लगेगी बच्चों। एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं उसको, हाई एनर्जी। और यहाँ पे कैसी एनर्जी होगी? लेस एनर्जी। कैसी होगी? बहुत ही कम एनर्जी लगेगी। गॉट इट? तो देखिए मैंने बोला उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो बच्चों दिस इज रिएक्टेंट। ये मान लीजिए रिएक्टेंट है, इस स्टेज पे रिएक्टेंट है, जिसको हम सबस्ट्रेट बोल रहे हैं यहाँ पे। और ये बन गया सबस्ट्रेट। किस में कन्वर्ट होता है? सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो बच्चों इफ एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट, आप देखिए दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज प्रीटी हाई, बहुत ज्यादा है। ये एक्टिवेशन एनर्जी आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का उसका लेवल है, कितना ज्यादा है, राइट। लेकिन अगर हमारे पास एंजाइम
प्रेजेंट है एंड द रिएक्शन इज एंजाइम कैटालाइज्ड, तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम है। गॉट इट? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एनर्जी बहुत ही कम लगेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एंड इफ एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इज एनर्जी लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम यू कैन डू। गॉट इट? समझ में आया? तो यही सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करिए, यू कैन रीड इट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, इट विल कन्वर्टेड इनटू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट, और फिर एंजाइम रिलीज हो जाएगा विदाउट इन्वॉल्विंग, प्रोडक्ट अलग मिल जाएगा हमें। तो सबसे पहले क्या होगा, एंजाइम है, एंजाइम में क्या है, एक्टिव साइट, दिस इज एंजाइम, ये क्या है, एक्टिव साइट, ये क्या है बच्चों, सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट जाएगा एक्टिव साइट पे, बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर अल्टीमेटली वी हैव प्रोडक्ट। आप इसको एंजाइम प्रोडक्ट या फिर बाद में प्रोडक्ट ऐसे भी दिखा सकते हैं, एंजाइम यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। ये सभी स्टेप्स यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, तो यस 3D स्ट्रक्चर है भाई प्रोटीन का, आपको पहले ही बता चुकी हूँ, टेम्परेचर, पीएच या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें हैं जो एंजाइम की एफिशिएंसी को अफेक्ट करती हैं। टेम्परेचर, पीएच की बात करते हैं, मैंने बताया बहुत अच्छा जो काम एंजाइम करते हैं उस टेम्परेचर को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम वैल्यू से कम टेम्परेचर होगा, कम पीएच होगा, तब भी एंजाइम अच्छे से काम नहीं करेंगे, इससे ज्यादा होगा तब भी अच्छे से काम नहीं करेंगे। गॉट इट? क्योंकि आपको पता है ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंजाइम। एंजाइम का स्ट्रक्चर ही देखिए, लाइक दिस इज अ 3D स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये किसका, एंजाइम का, है ना, एंजाइम का टर्शियरी स्ट्रक्चर है। और ये किस में चेंज हो गया, सॉरी ये ऐसे हाई टेम्परेचर दे दिया हमने यहाँ पे, या पीएच चेंज कर दिया, तो इट विल ओपन अप हो जाएगा। व्हाट, आप इसको देखिए डायग्राम से भी देखिए बच्चों, तो अगर पीएच में देखो चेंज हो रहा है, दिस इज सबस्ट्रेट और मान लीजिए यहाँ प्रोडक्ट, तो रिएक्शन चल रही है, लेट मी टेक अनदर कलर, अब देखो एकदम से रिएक्शन रेट बढ़ रहा है, और फिर एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पीएच अगर चेंज हुआ तो फिर रिएक्शन रेट लो आ जाएगा। ऐसे जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक लेवल आएगा जहाँ पे पीएच डाउन आ जाएगा, सॉरी रिएक्शन रेट डाउन आ जाएगा। तो टेम्परेचर और पीएच ऑप्टिमम जब होंगे, ये ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम होंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, ऑप्टिमम के बाद उनका जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की भी आप देख लीजिए बेटा, कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, है ना, मतलब एक लेवल ऐसा भी आएगा जहाँ पे जो वेलोसिटी है उसकी मैक्सिमम हो जाएगी, एंड जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और V2 मैक्स उसको हम कहेंगे, S और ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन, राइट, तो मैक्सिमम, और एक पॉइंट आएगा जिसमें V मैक्स यानी कि मैक्सिमम होगी, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हटा हो जाएंगे। तो कंसंट्रेशन भी ऐसा नहीं है कि आप एंजाइम सॉरी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ जाएगा, जैसे मान लीजिए दीज आर सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है एंड दीज आर एंजाइम, ये हमारे पास एंजाइम है। तो अगर हमारे पास सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा हो गया, सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है, ये स्टार क्या दिखा रही हूँ मैं, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट ज्यादा हो गया और एंजाइम कम है, तब भी रिएक्शन रेट ज्यादा नहीं होगी, और एंजाइम ज्यादा है सबस्ट्रेट कम है तब भी ज्यादा, तो ये भी एक ऑप्टिमम, एक सैचुरेशन लेवल नहीं आना चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन में मैंने आपको बताया एक सैचुरेशन लेवल नहीं आना चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज वी मैक्स, तो कंसंट्रेशन के बाद ये वेलोसिटी और बढ़ती नहीं है। इनिबिशन का कॉन्सेप्ट समझिए बेटा, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, मैंने आपको बताया जैसे एक लॉक के अंदर अगर आप गलत की लगा दें तो वो लग तो जाएगी लेकिन उससे लॉक नहीं खुलेगा और वो की उसमें फंस कर रह जाएगी, राइट, कुछ इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है। लाइक दिस इज एंजाइम एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट है, दिस इज एंजाइम, और ये क्या है, एक्टिव साइट है, यहाँ पे तो सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है तभी तो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट है यहाँ पे, और सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, लेकिन अगर सबस्ट्रेट की जगह इनिबिटर आ जाए, शेप थोड़ी बहुत सेम है, अगर गलत इनिबिटर यहाँ आकर बाइंड हो गया बच्चों तो प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, प्रोडक्ट तो बनता जब सबस्ट्रेट आता है, अब यहाँ पे आ गया इनिबिटर, तो ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर जिसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है ना, स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी यहाँ पे, स्ट्रक्चर एनालॉगस है, तो रिएक्शन तो प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, तो इस तरह के इनिबिशन को कॉम्पिटिटिव इनिबिशन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गिवन हियर, देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल गिवन है, लाइक इनिबिशन ऑफ एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट,
मेलोनेट इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है, जो सक्सीनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज के काम को रोक देता है। एक्चुअली मेलोनेट यहाँ पे इनहिबिटर है और उसका सबस्ट्रेट जो था सक्सीनेट था। सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, सक्सीनेट को रिएक्ट करता है सक्सीनेट के साथ और उसको प्रोडक्ट में चेंज करता है, लेकिन मेलोनेट आ गया दैट इज सिमिलर टू सक्सीनेट, तो वो इनहिबिट कर देगा। और ऐसे इनहिबिटर्स को वी कैन यूज टू कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन, ठीक है, डिजीज कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। अब रिएक्शंस कई तरह की है बच्चों। पहली बात तो आप एक सफिक्स जान लें एंजाइम के लिए। सफिक्स सफिक्स होता है जो पीछे लगता है, दैट इज एज। आप देखो जैसे कि कैटालेज, ठीक है ना, ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, तो एज वर्ड इज अ सफिक्स फॉर एंजाइम, एज लगता है। अब देखिए अगर ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो रही है तो एंजाइम को क्या कहेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज। जो एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करा रहा है देखिए, एंड सेकंड मॉलिक्यूल को वो रिड्यूस करा है, तो एंजाइम का नाम क्या होगा, या तो डिहाइड्रोजिनेज आप उसको कहें जो हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव करा रहा है, या यू कैन से ऑक्सीडो रिडक्टेज। नेक्स्ट ट्रांसफरेज जो ग्रुप का ट्रांसफर करा दे, देखिए S is combined with G here and this is substrate, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, S and G will combine and S and S dash will combine and G अलग हो, तो यानी कि ट्रांसफर हो गया। हाइड्रोलेज में क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक होंगे, दैट में भी एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन हेलाइड के बीच में या फॉस्फेट नाइट्रोजन के बीच, तो किसी भी तरह का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। लाइज हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम इट्स सबस्ट्रेट, राइट। देखिए जैसे टू कार्बन आर देयर एंड फंक्शनल ग्रुप एक्स एंड वाई आर लिंक्ड टू दैम, तो यहाँ पे एक्स और वाई अलग से एक बॉन्ड बना लेंगे। और कार्बन देखिए कि कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन थे, जो एक उसने बॉन्ड करने के लिए यूज किया था एक्स के साथ और दूसरा उसने यूज किया था वाई के साथ। लेकिन अगर एक्स और वाई हटा दें, ये इलेक्ट्रॉन तो इसके पास एक्स्ट्रा हो गया ना, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने ही डबल बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर सकता है। एक्स और वाई अलग हो गया, एक्स और वाई ने खुद में बॉन्ड बना लिया, समझ आ गया। आइसोमरेज बेटा अलग अलग तरह की, जैसे मैंने आपको बताया 4 कार्बन है, आप इसको 4 कार्बन को ऐसे भी शो कर सकते हैं और ऐसे भी शो कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी शो कर सकते हैं। और कैसे शो कर सकते हैं, ये 3-4 आप इसकी डायमेंशन है, या फिर ऐसे, ठीक है, अलग अलग तरीके से। ऐसा जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करवा दे दैट आर आइसोमरेज, और ऐसी फॉर्म्स को आइसोमर्स कहा जाता है। लाइगेज जो ज्वाइनिंग का काम करता है, लिंकिंग का काम करता है, राइट, जो जोड़ने का, लाइक डीएनए, डीएनए फ्रेगमेंट है हमारे पास, डीएनए फ्रेगमेंट है, एक डीएनए फ्रेगमेंट है, डीएनए फ्रेगमेंट 1, डीएनए फ्रेगमेंट 2, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज। लास्ट टॉपिक कोफैक्टर्स, बच्चों नाम से ही पता लग रहा है जो एंजाइम की हेल्प करते हैं, है ना। जैसे कंपेनियन आपका होता है, फ्रेंड होता है ना जो आपकी हेल्प करता है, ऐसे कोफैक्टर जो एंजाइम्स की हेल्प करते हैं। आपको पता है एंजाइम्स किससे बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन से। एंजाइम तो प्रोटीनेशियस है, लेकिन अगर इनके साथ कोई नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट अगर जुड़ा हो, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट दैट एनहांस द एबिलिटी ऑफ एंजाइम टू वर्क, है ना, उसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ा देता है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं कोफैक्टर्स। अब ये कोफैक्टर्स बेटा 3 टाइप्स के हो सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दे मे कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, दे मे कॉल्ड कोएंजाइम, दे मे कॉल्ड मेटल आयन, कुछ मेटल आयंस भी है ना जो हेल्प करते हैं। तो 3 टाइप्स के कोफैक्टर, 3 टाइप्स की केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो हेल्प करते हैं, दैट मे बी प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, देखिए तीनों को डिस्कस करते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड वन इज मेटल आयंस। तो मेटल आयन देख लीजिए, मेटल आयन बहुत सारे, जैसे जिंक हेल्प करता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम को अपना काम करने के लिए क्या चाहिए, जिंक। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, मैग्नीशियम एंड आर रिक्वायर्ड बाय पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम होता है बेटा, पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाता है, डीएनए से आरएनए, तो इनको क्या चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं बेटा जिनको कोई स्पेसिफिक आयन की जरूरत होती है, मेटल आयन की, तो दैट आर आल्सो हेल्प एक्ट एज अ कोफैक्टर। प्रोस्थेटिक ग्रुप मैंने बताया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्रुप होते हैं, दे आर वेरी टाइटली बाइंड टू एन एंजाइम। तो ऐसा एंजाइम देखिए, इसको हम कहेंगे एपो एंजाइम, राइट। एंजाइम वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, एपो एंजाइम। देखिए प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर टाइटली बाउंड विद द एपो एंजाइम। तो एक आप वर्ड यूज रखेंगे, होलो एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड जनरली इन कॉम्पिटिटिव। होलो एंजाइम क्या है बेटा, होलो एंजाइम 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, देखो
एपोएंजाइम, एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर और एपोएंजाइम दो चीजें, या आप इसको कह सकते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप बोले तो ज्यादा ठीक रहेगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। एपोएंजाइम के साथ कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर जुड़ा हो तो उसको हमने बोला क्या, होलो एंजाइम। समझ में आया बच्चों? चलिए चलिए, ऐसे प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें, जैसे हीम, हीमोग्लोबिन के अंदर हीम जो है एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। हीम किससे बना बच्चों? आयरन से ना। सो इट इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, तो ग्लोबिन क्या है बच्चों? प्रोटीन। हीमो क्या है? आयरन, है ना, मेटेलिक पार्ट है। कोएंजाइम की बात करेंगे बेटा। कोएंजाइम अभी अभी हमने बात की, दैट दैट मे बी, जैसे कोएंजाइम की बात करते हैं एग्जांपल से, जैसे एनएडी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एनएडीपी, दैट कंटेन विटामिन नाइसिन, विटामिन बी भी बोलते हैं। तो ये कोएंजाइम है जो हेल्प करते हैं हमारे एंजाइम्स को टू वर्क मोर एफिशिएंटली। कैटालिटिक एफिशिएंसी लॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है अगर ये कोफैक्टर एंजाइम से रिमूव कर दिया जाए। So we can say these cofactor play a very crucial role in the catalytic activity of the enzyme. Right? Now you can try the NCERT exercise of this chapter, and you can read the chapter carefully, and you can watch out the all 4 5 lectures of this NCERT chapter biomolecules. If you have any doubt, you can ask me. I will try to explain the topic again. And if you like this video, please hit the like button. Goodbye everyone.